हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट साइंस का। दोस्तों, साइंस का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था दोस्तों क्लास नाइन्थ का, तो वो सभी 40 का 40 क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल प्रदान करेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि 40 क्वेश्चन वो है क्या क्या। देखिए, सभी पैटर्न इसी तरह से रहेगा। आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वह इसी तरह से रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, किसी तरह कोई कोताही नहीं बरतना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या क्या। 40 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन इसमें आया था, एकदम हूबहू इसी तरह से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको किसी तरह को घबराना नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यहाँ पर विस्थापन की दर है। विस्थापन की दर मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज को देखिए, ds/dt जो होता है वह होता है हमारा, क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्टेंस बटा टाइम भी बोल सकते हैं इसको। तो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं और वेलोसिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों ओडोमीटर। ऑडोमीटर किसको मापता है कि क्या मेजर करता है? तो वह डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो दूरी को मेजर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ऋणात्मक मतलब जब त्वरण हमारा जो एक्सेलरेशन है वह नेगेटिव बतलाता है, तो वह उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब मंदन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, 4 में बोल रहा है यहाँ पर कि न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन। तो न्यूटन में जानते हैं कि फोर्स का मात्रक है, तो वह बल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोले कि जब क्या क्या करता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग में क्या परिवर्तन होता है? जब उसके गतिशील मतलब कोई भी पिंड है, कोई भी बॉडी है, उसका वेलोसिटी हम लोग आधा कर देते हैं, तो उसके मोमेंटम में क्या परिवर्तन होता है? हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है, क्या होता है, एम भी होता है। तो वेलोसिटी को हम लोग आधा करेंगे, तो देखिए इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोले कि न्यूटन का गति का नियम जो बल को परिभाषा देता है, वह क्या का कौन सा गति का नियम है जो क्या करता है, न्यूटन की गति मतलब फोर्स का परिभाषा देता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? तो वह कौन सा नियम है, कौन सा नियम बोलता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड नियम, तो द्वितीय नियम, बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि कार्य का एसआई मात्रक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्य का एसआई मात्रक किसी भी मतलब कार्य करने वाला वर्क का काम बोलेगा, एनर्जी का बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी का मतलब इसमें जूल मारेंगे, क्या मारेंगे, जूल। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि 3 वस्तुएं हमारे पास क्या है, PQR है, ठीक है। द्रव्यमान क्रमशः 5, 10, 15 kg है, जिसका जड़त्व तो सबसे अधिक क्या होगा? तो उसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम इनर्शिया कहाँ हो, किसका होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इनर्शिया जो जड़त्व है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और उसका द्रव्यमान का होता है। द्रव्यमान बढ़ाइएगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटाएंगे तो जड़त्व भी घटेगा। तो सबसे अधिक पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 kg है, तो 15 kg किसका है, आर का है, तो आर ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखना है, अगर कम बोलेगा तो कम वाला करेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बोलता है कि सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है दोस्तों? तो सार्वत्रिक गुण जो होता है वह होता है 6.6 इंटू 6 7 × 10⁻11 मीटर क्यूब पर केजी सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, क्या है उसका जो गुणधर्म है, ठीक है। तो देखिए जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी आर स्क्वायर, अच्छा सॉरी, जी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल जी बराबर जी कैपिटल जी और एम बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर होता है, तो याद रखना है नीचे आर स्क्वायर होता है। स्मॉल जी बराबर, ये स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके बाद ग्रेविटेशनल को जी है, ठीक है। उसके बाद ये मास है, उसके बाद बटा में आर स्क्वायर है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। स्मॉल जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 11 क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, मतलब जिसका सदिश मतलब क्या हो गया, वह वेक्टर नहीं है, मतलब स्केलर होगा। तो इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? देखिए डिस्प्लेसमेंट भी होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, त्वरण भी हो जाएगा, क्या होता है, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब चाल जो है, चाल का किसी भी तक किधर चल रहे हैं पता नहीं चल रहा है कि नहीं। स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और उसमें आपको डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चाल। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है, क्या होता है, चाल जो है उसका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। उसको उल्टा भी पूछ सकता है, वेक्टर नहीं मतलब क्या हो गया, स्केलर हो गया।
12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सदिश राशि जो वेक्टर क्वांटिटी है वह कभी नहीं होता है, तो वह ऋणात्मक कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, ऋणात्मक कभी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए, अगर कोई वस्तु का विस्थापन जीरो, तो विस्थापन कहने का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तब बताइए कि वह वस्तु तय किया है कि नहीं किया है। तो देखिए, विस्थापन जो होता है वह शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच होता है, ठीक है। तो देखिए यह जीरो कैसे हो सकता है, जीरो कब कब होता है? तो वह वस्तु जहाँ से यहाँ गया और फिर वह रोड लोड करके वही जगह पर आ गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर मान लीजिए वह वस्तु चला ही ना हो, वहीं पर रह गया हो, है कि नहीं, वही ऐसा भी तो हो सकता है, तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दूरी शून्य भी हो सकता है और दूरी शून्य नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर चला भी होगा तो वह उसी स्थान पर आ गया होगा, तब जीरो हो सकता है। या तो फिर क्या हो सकता है कि वही चला ही ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह और भोजन। देखिए, पदार्थ नहीं, तो यह लव कोई पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, स्नेह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्या बोलता है कि जब गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है कि घटता है कि क्या होता है, सब बताइए। तो जब हम लोग गर्म करते हैं, तो जब कोई भी वस्तु गर्म कर किया जाता है तो उसका क्या होता है, आयतन में। और तो फिर जैसे हम लोग कोई पानी गर्म करते हैं तो उसके आयतन में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। क्या होता है, वृद्धि होने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ जाता है, तो मतलब उसके आयतन में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो देखिए, वहाँ पर जैसे आयतन गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे गैसीय पदार्थ को गैस मिल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस बहुत, आयतन बढ़ने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 16 नंबर बोल रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। मतलब कौन सी अवस्था है जिसमें अणु की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम, यानी कि अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो देखिए, अणु की ऊर्जा सबसे कम सॉलिड अवस्था में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके जो अणु होते हैं पूरा ठसा हुआ होते हैं, सटा होते हैं कि नहीं, उसमें क्या होता है, एनर्जी सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्न में द्रव में क्या निश्चित है। अब देख रहे हैं कि द्रव जो है उसमें क्या निश्चित होता है, आकार होता है, घनत्व होता है, वेग होता है, आयतन। तो हो जाएगा सही ऑप्शन, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे क्या करेगा, आकार मार देगा। आकार तो शेप तो जिस अवस्था में द्रव डालेंगे वह उसी अवस्था में आकार बन जाएगा उसका, लेकिन आयतन उसका क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 18 नंबर, बोलता है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, सो बताना है। ठोस में, तो देखिए ठोस में जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो उसके कणों के बीच गतिज ऊर्जा जो मतलब मूवमेंट की होता है वह बढ़ने लगता है। जैसे देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु पूरा ठसा हुआ है, वहाँ पर हीट करते हैं तो वो आपस में दोनों के टकरा के क्या होता है, इंक्रीमेंट होने लगता है, बढ़ने लगता है उसमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 100 डिग्री तापक्रम पर, मतलब 100 डिग्री तापक्रम इक्वल टू होता है, बराबर होता है, क्या होता है, मतलब जैसे डिग्री सेल्सियस टू हम लोग केल्विन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है दोस्तों। तो 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री पर हो गया। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 बढ़ा देंगे तो 373 हो जाएगा। तो 373 किधर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। देखिए H2O जल बन गया, तो 2 हाइड्रोजन का भार देखते हैं, एक हाइड्रोजन का 1 भार होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन का भार हो गया 16, तो इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ पर 8, तो 1:8 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब ये दोनों क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 1:8 में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, 21 नंबर बोलता है कि किस पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है। देखिए, किसी भी पदार्थ में जो अणु है उसको में विद्यमान परमाणु है, मान लीजिए कोई अणु है, जैसे H2O क्या है, एक अणु बनाया है, जल बनाया है, जल का एक अणु, ठीक है। उसमें परमाणु क्या क्या विद्यमान है, तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो दोनों की जो संख्या उसकी क्या कहलाती है,
तो उसको कहलाती है एटोमिसिटी, परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणुकता। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, उसी को परमाणुकता बोलते हैं। अब 8 ग्राम CH4 में कितने मोल है? अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 8 ग्राम अगर आपके पास दे दिया गया है CH4 का, मीथेन का, तो उसमें कितना मोल? देखिए सबसे पहले बात है कि 1 मोल निकालेंगे। 1 मोल के बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर CH4 क्या अपना जो भार कितना होता है, देख लीजिए। जब मोल निकालेंगे तो वहाँ पर होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान देखिए उसका अपना कितना है, कार्बन का छेदना 12 + 4 कितना है? 16 है। तो 16 ग्राम उसका अपना द्रव्यमान है और दिया है उसका 8 ग्राम। तो भागा देंगे तो हो जाएगा 1/2, 1/2 यही निकल गया हमारा मोल। जितना दिया है उसको ऊपर में लिखेंगे और जितना उसका अपना है उसको नीचे लिखेंगे। तो दोनों को भागा देने पर हाफ आता था, हाफ को क्या हो गया? 0.5 भी बोल सकते हैं। तो 0.5 कहाँ पर है? तो मतलब ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 0.5 मोल है, ठीक है। अब 23 नंबर देखते हैं हम लोग कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। अगर गैसीय अवस्था है उसको द्रव में अगर हम लोग परिवर्तन कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि गैस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तन करने से क्या कहलाता है और डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन करने से क्या कहलाता है, उसको याद करना है, एक बार बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 24 नंबर बोलता है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु में क्या होते हैं? जल्दी से सूखते हैं, देर से सूखते हैं, क्या सूखते हैं? तो यहाँ पर देखिए आर्द्र, उसमें नमी है उस वायु में, तो वहाँ पर थोड़ा सा विलम्ब से सूखेंगे। क्या सूखेंगे? क्योंकि पहले से वहाँ पर क्या है, मतलब एयर में थोड़ा सा नमी आ गया है कि नहीं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा क्या करेंगे? विलम्ब से सूखेंगे, लेटरली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब तत्व का एक उदाहरण है, यहाँ पर कौन सा एक तत्व है? देखिए तत्व का बात कर रहा है तो यहाँ पर वायु, एयर में तो बहुत सारे तो वहाँ पर तत्व मिलेंगे। नमक में NaCl है तो सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर दो तत्व मिल के बना हुआ है सोडियम क्लोराइड। पानी में तो H2O, 2 इसमें भी 2 मिल के बना हुआ है। तो ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी क्या है? एक तत्व वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तत्व का उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए ये सब अणु था। अब यहाँ पर बोले कोशिका का खोज किसने की थी? कोशिका का खोज किया किसके द्वारा खोजा गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, है कि नहीं। तो 26 का हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्या बोलता है? बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। मानव के जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं कि लिवर सेल बोलते हैं कि सेल ऑफ किडनीज बोलते हैं कि मसल सेल बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। किधर के ऑप्शन? न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि कोशिका का बिजली घर कहाँ क्या है, मतलब कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कौन सा सेल को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम्स बोलते हैं कि प्लास्टिड बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर देखिए कोशिका का जो बिजली का घर होता है उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, इसको याद रखना अच्छी तरह से। 29 नंबर बोलता है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर जो है उसमें जो प्रोटीन का संश्लेषण होता कहाँ पर है? राइबोसोम में होता है कि वैक्यूलस में होता है कि यहाँ पर क्या लाइसोसोम्स में होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 30 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पर देखिए तो उसमें पाया जाता है सुबेरेंस। क्या पाया जाता है? सुबेरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुबेरेंस, याद रखना है इसको। अब 31 में देखते हैं निम्न में से कौन जाइलम में नहीं पाया जाता है? देखिए जाइलम में क्या नहीं मिलता है, ठीक है। तो वहाँ देखना है हम लोग अच्छे तरीके से, जाइलम में क्या नहीं मिलता है। तो ये मिलता है, ठीक है। जाइलम में वेसल्स में मिलता है। यहाँ पर सेवी ट्यूब, जो ट्यूब है वो नहीं मिलता, ठीक है। चलनी नलिका जो है वह जाइलम में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब 32 नंबर देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्या बोल रहा है कि तारक केंद्रक जो है उसका कार्य क्या है? तारक केंद्रक का क्या काम है, मतलब जो द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम्स का वर्क क्या है, ठीक है। तो DNA का ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तुर्क निर्माण मतलब स्पाइंडल फॉर्मेशन, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण बनाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा मतलब ऊतक है जो शरीर को बाहर से भी और भीतर से भी क्या रक्षक का काम करता है, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह जो है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम जो ऊतक है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक को याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है कि 34 नंबर बोलता है कि पौधे में
फ्लोएम का जो कार्य करता है वह कौन करता है? तो फ्लोएम देखिए, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है वह जल वगैरह खनिज वगैरह पदार्थ कहाँ पर ढोके ले जाता है? पत्ता में जहाँ खाना बनता है वहाँ पर। लेकिन जब खाना बन जाता है तो वहाँ से फ्लोएम जो है सभी तरह क्या करता है, सभी पार्ट में भोजन को भेजने का काम करता है। तो यह आहार का चालन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 35 में बोल रहा है कि कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान होती है? कॉर्क में क्या होता है कि देखिए 35 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि कॉर्क में किसके जमाव, क्या जमा हो जाता है जिसके कारण से वह अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान हो जाता है, सुरक्षा के अलावे। तो सुवेरिन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सुवेरिन्स के जब उसमें इकट्ठा हो जाता है तो जमा हो जाता है तब उसको अतिरिक्त सुरक्षा मतलब महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 36 में बोलता है कि एक दीर्घकालिक रोग है कौन सा? इनमें से 4 जो रोग है उसमें सबसे जो बड़ा रोग है, सबसे जो लंबे रोग है, दीर्घकालिक रोग मतलब क्या होगा? सबसे लंबी रोग। तो लंबी रोग वह कौन है? तो यहाँ पर मलेरिया तो ठीक रहता है, जुकाम भी ठीक हो जाता है, कोलेरा भी ठीक हो जाता है, लेकिन एक्जिमा जो है वह क्या सबसे लंबी रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37 बोलता है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है? इसमें से देखिए, मक्खी है, हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो है, रेट है, देखिए यहाँ तिलचट्टा है। यहाँ पर देखिए मॉस्कीटो जो है, लेडीज़ मॉस्कीटो जो होती है, महिला फीमेल मॉस्कीटो, वही काट के हम लोग क्या करते हैं? मलेरिया रोग फैला देते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, मॉस्कीटो, ठीक है। अब 38 में बोलता है कि निम्न में कौन संक्रमण रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, डेंगू फीवर, और फिर अगला क्या है? हृदय रोग। तो देखिए सभी क्या है, सभी फैलने वाला संक्रमण रोग है, लेकिन यहाँ पर देखिए हृदय जो रोग है वह कोई फैलने वाला नहीं है कि नहीं? तो कार्डिक जो डिजीज है वह हमेशा क्या करता है, जिस व्यक्ति को हुआ उसी व्यक्ति के पास रहता है, तो ये फैलने वाला नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट में बोलता है कि अच्छा 39 है ना, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका के झिल्ली में चारों ओर पाए जाने वाले को ये नहीं बोलते, प्लाज्मा झिल्ली नहीं बोलते हैं, ये भी नहीं बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति बोलते हैं। या केवल किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन ऐच्छिक पेशी है? मतलब वह वो जो द फॉलोइंग वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। तो वह रेखित पेशी और इसमें हृदय पेशी। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा रेखित पेशी, ठीक है। इसमें जो ऐच्छिक पेशी है वह क्या है? रेखित पेशी है, मतलब स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इस तरह से हमारा 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। यही सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन रिपीट करने वाला है एग्जाम में, ठीक है। और इसके साथ ही आप सेट 1 सेट 2 देख लीजिएगा, जो आपका एग्जाम के लिए क्या हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे भी आप डाल दिया गया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।